जैसा मैंने कहा कि ये गरीबों को अमीर बनाने वाली बात है। करोड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया। आज हमारे देश में 6.4 करोड़ एज पर द सेंसस ऑफ 1915-16 एमएसएमईज है। 6.4 करोड़, उसमें 13 करोड़ हमारे एम्प्लॉय है उस पर्टिकुलर 6.4 करोड़ एमएसएमईज में। उसमें से अराउंड 20% भी अगर आप एसएचटी का, तो ये हमारा ग्राफ धीरे धीरे काफी बढ़ते जा रहा है। और बढ़ने के पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनको ये भी देखा गया है कि अगर आप लोन लेते हैं तो वो बर्डन तुम्हारे सर पर रहता है। जब बर्डन रहेगा तो आपको लगेगा मुझे लोन भी देना है और ये भी करना है, वो भी करना है। तो इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा बर्डन हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। आज हमारे साथ एमएसएमई से जुड़े चक्रधर दोड़के सर, जो असिस्टेंट कमिश्नर रहे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलिए बात करते हैं उनसे कि व्यापार में युवाओं के लिए कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या वो मार्गदर्शन करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हम देखते हैं कि व्यवसाय, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको नाम को सुनते बराबर जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, जो बिजनेस के लिए सोचते हैं, उनके लिए सबसे पहला सवाल ये आता है कि कैपिटल, लोन, मुद्रा, ये कहाँ से लें, ये कहाँ से अर्जित करें। काफ़ी समस्याएं उनके सामने आती है, काफ़ी प्रश्न उनके सामने आते हैं। आपने जो ये सारी चीज़ें का जब समाधान आपने खोजा, और आपकी भूमिका भी भारत सरकार के अधीन मिनिस्ट्री में एमएसएमई में आपने काम किया, क्या आप लगता है कि कैसा व्यवसाय को आप गाइड करेंगे सर? सबसे पहले मैं जय भीम लेता हूँ हमारे सारे बुद्धिस्ट बांधवों को। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एमएसएमई सेक्टर ही ऐसा एक सेक्टर है कि जिसने गरीबों को अमीर बना दिया। आदमी गरीब से अमीर कब बनता है? या तो उसको एक अच्छी सी नौकरी हो, या फिर एक अच्छा उसको उद्योग मिले हाथ में, ताकि वो उस उद्योग को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए और बढ़ाते जाए। क्योंकि हर उद्योग पहले एक छोटा उद्योग होता है और बाद में वो बड़ा बन जाता है। और एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो एमएसएमई है, हाँ जी, ये एमएसएमई इतना डेवलप हो चुकी है कि आज हमारे ये जो सेक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा बेस बन चुका है। ओके। साथ साथ इस क्षेत्र से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत हो रहा है। इतना ही नहीं, तो पहले हम ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन ये लास्ट दशक से, या ये समझ लीजिए कि 2 डिकेड से हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये एमएसएमई सेक्टर ने ये तीनों को समा के अपने साथ में बांधा है। उद्योग होता क्या है? उद्योग होता है अगर आपके पास धीर है, आपके पास धैर्य है, आपके पास धाड़स है, आपके पास प्रज्ञा है, आपके पास शील है, आपके पास करुणा है, ये सारों का संगम अगर कोई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्योग में सफलता मिलना ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ जी। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि ये कोई जर्नी आज की जर्नी नहीं है या एक दशक की जर्नी नहीं है। ये जर्नी कम से कम 7 डिकेड की जर्नी है। अच्छा। आप देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब एक ऑब्जेक्टिव रखा गया 1951-56 के 5 ईयर प्लान में, कि हम ऐसा इंडिया बनाएंगे कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नेटवर्क बहुत ज़्यादा हो जाए। वो विजन डॉक्यूमेंट ही था, एक विजन डॉक्यूमेंट था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हो, और साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो हमारा सोशल जस्टिस भी साथ में चले, हम वेलफेयर की तरफ भी ध्यान दें। हम जो गरीब तबका है, इन गरीब तबकों को भी आज तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम इस लेवल तक लेके जाए कि वो करोड़ों लोग उसमें शामिल हो जाए और एक अच्छा माहौल हमारे कंट्री में यानी सभी का समाहित विकास। यस। तो मैं ये बताना चाहूँगा इस मौके पर कि दोस्तों, उस वक्त की जो स्कीम थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की, सिर्फ उस वक्त लार्ज स्केल और मीडियम स्केल तो उंगलियों में गिनने वाले इंडस्ट्रीज में आते थे, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये बहुत कम थी। कम रहने के पीछे एक रीज़न और भी था, एजुकेशन नहीं था। हाँ जी। हमारी SC ST लोगों को तो एजुकेशन यानी बहुत एक निग्लिजिबल में आ जाते थे हम।
इस वजह से वो धाड़स भी नहीं बन जाता था, हाँ जी। आदमी धारी भी नहीं कर पाता था। तो जो पहली डेफिनेशन, जब पहला जो फोर्ड फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुआ, उस फोर्ड फाउंडेशन में 1954 उन्होंने ये रिकमेंड किया कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जिसका नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और उस स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा ऑब्जेक्टिव देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नेटवर्क फैलाए। और पहली डेफिनेशन आई हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कि जिसमें सिर्फ 5 लाख रुपए अगर लगते हैं उस वक्त, मैं बात कर रहा हूँ 1955 की, क्योंकि रिकमेंडेशन तो फोर्ड फाउंडेशन में 1954 में किया था और सीडो एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इतना बढ़ गया धीरे धीरे, इतने पॉलिसीज प्रोग्राम फॉर्मुलेट होते गए, उसके ऊपर वर्क किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो मैं बता रहा था कि जो डेफिनेशन उस वक्त बनाई थी, वो इसलिए मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी देखिए कितना चेंज हो गया हमारे कंट्री। अभी जैसा आप बोल रहे चेंज हो गया, तो वो चेंज मैं आपको बताता हूँ 2 लाइन में। हाँ जी। उस वक्त 5 लाख से हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, ओके, वो आज 2.5 करोड़ तक पहुंच गया। हाँ जी, 2025 में जो 1 अप्रैल 2025 से लागू भी होगा। तो आप अंदाजा बांधिएगा कि आज का जो गरीब तबका है, मैं ज़्यादा गरीब तबके की इसकी बात करता हूँ क्योंकि हमारे जो बांधव है ये उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। हाँ जी चक्रधर सर, एक आपका मुद्दा काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और रोचक है। आपने स्मॉल इंडस्ट्री की बात की, अभी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, हाँ, ये शब्द जुड़ गए हैं, हाँ, इनकॉर्पोरेट हो गए एंटरप्राइजेस के साथ। करेक्ट। हम देखते हैं कि इतने सालों की जो जर्नी, आप 7 दशक का जिक्र कर रहे हैं, क्या कारण रह गया है कि SC ST को जो मिलना था वो नहीं मिल पाया? जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े लार्ज लेवल पर कॉमर्स इंडस्ट्री है, समुदायों की बैंक्स हैं, बड़े बड़े लेवल पर हम देखते हैं कि एक यानी क्या भारत में सभी का विकास साथ में हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? अगर से व्यवसाय के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जैसा आप इतिहास की बात करते हैं, तो अगर व्यवसाय की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो हम लोगों के पास एजुकेशन बहुत कम था। जहाँ एजुकेशन होता है ना, वहाँ कॉन्फिडेंस आता है। ओके। दूसरा क्या होगा था कि हम लोगों ने ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे दिया। ये फैक्टर की तरफ हमने सोचा ही नहीं कभी। हमने इस पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ हम ध्यान कभी गए ही नहीं। हमारे जो पेरेंट्स थे वो कहते कि पढ़ो पढ़ो, और हम पढ़ते गए, इतने पढ़ते गए कि हम कहीं ना कहीं जॉब हमको मिल गई थी। कोई IAS बन गया, कोई IPS बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, कोई बड़े बड़े उद्दे पर चले गए लोग। वो भी अपने बच्चों को चाहते पढ़ो। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा तो एक बेस है किसी भी फील्ड में डेवलप करने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए, उसमें तुमको यश मिलने के लिए। लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमने इस क्षेत्र की तरफ भी अगर ध्यान दिया होता तो आज हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गई। आप शिक्षित बनकर फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर बने, हाँ, यानी MSME में आपने इतना बड़ा जो पद है उसको ग्रहण किया और देश के लिए निरंतर सेवा किया। क्या टेक्निक है कि कोई नया व्यापारी, जो नया बिगनर है, जो फर्स्ट जनरेशन व्यापारी हो, कैसे इनकी लोन जो है उसको उसका लाभान्वित और लाभ ले सकता है वो? देखिए, इसमें 2 पहलू है। जिसके घर में ऑलरेडी इंडस्ट्री है, हाँ जी, या कोई व्यवसाय है, क्या व्यापारी है, तो वो अपने बच्चों को उसी व्यापार में डालना चाहता है, इंडस्ट्री में डालना चाहता है। उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, यानी क्रोनोलॉजी स्टार्ट होती है नेचुरली। लेकिन जिन लोगों के घर में उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, ऐसा कभी उसके बारे में चर्चा नहीं होती कि व्यवसाय होती क्या चीज़ है, तो वो बंदे को तो कहीं ना कहीं से तो नॉलेज मिलना ज़रूरी है। उस बंदे को कहीं ना कहीं से तो ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है। उस बंदे को बताना ज़रूरी है कि ये कैसा होगा। तो इस वजह से ये सेक्टर में MSME सेक्टर ने क्या किया, जब अगर 2006 के पहले की बात अगर मैं करता हूँ, तो उस वक्त स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी, और एक थी एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्रीज। ओके। तो 2006 में क्या किया, अक्टूबर 2006 में उन्होंने क्या किया कि ये दोनों मिनिस्ट्री को उन्होंने क्लब कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम में उन्होंने लेकर आ गए। और एक अच्छा काम उस वक्त ये भी हुआ कि पहले हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करते थे, और मैन्युफैक्चरिंग सबसे डिफिकल्ट है।
आज के दिन में टास्क जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो थोड़ा सा इजी हो गया, लेकिन पहले बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, एजुकेशन बच्चों में नहीं था, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते ही नहीं थे। और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो हमारी मिनिस्ट्री थी, वो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करती थी। लेकिन 2006 से इस सेक्टर में सर्विस सेक्टर भी जोड़ दिया गया। ओके। अब जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जोड़ने की वजह से इसमें थोड़ा सा बूम आ गया, और इतना बूम आ गया धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पॉलिसीज तो चेंज होती रहती है, जैसे जैसा लोगों का कल देखता है आदमी कि भाई कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें डे बाय डे अपडेशन भी होते जाता है। और ऐसा करते करते आज के डेट में इस एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विस सेक्टर भी है, और साथ साथ ट्रेडिंग भी है। हाँ जी। तो ये तीनों सेक्टर का संगम हो गया। अब जो मैं बात कर रहा था कि उन तबकों का क्या, जो लोगों के घर में कोई इंडस्ट्री का ये नहीं है, व्यापार नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो लोगों ने मालूम ही नहीं पड़ता था कि क्या। दूसरा एक चैलेंज हम और देखते हैं, आपका एक स्पष्टीकरण चाहूँगा। हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अब बड़े बड़े डीमार्ट्स आ चुके हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करते हैं। जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं वो सारे क्लस्टर बना के जो छोटे उद्योग हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो SC ST OBC जो लोग हैं, इनके जो उद्योग है उनके बचाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जो मैंने एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई मिनिस्ट्री का ये जो आपके जिक्र किया, 2006 में जो मिनिस्ट्री बनी थी, उन्होंने एक एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 बनाया। ओके। तो उन्होंने ये क्या किया कि क्रेडिट कैसे मिलेगी, और क्रेडिट विदाउट गारंटर्स मिलेगी। नंबर एक, जब क्रेडिट मिलेगी आपको और विदाउट, क्योंकि आप बैंक में जाएंगे कर्जा लेने के लिए तो आपको बोलेगा भैया तेरा जमीन हो तो वो गिरवी रख, तेरा पास अगर कुछ है तो वो मेरे पास दे। तो वो चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। बोले क्रेडिट अगर चाहिए है किसी को भी तो उसके लिए एक स्कीम उन्होंने निकाल दिया कि वो स्कीम के अंतर्गत उसको क्रेडिट गारंटर्स उसको देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। नंबर एक, ये अच्छा किया। जैसे ही वो कोई इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है या वो इंडस्ट्री वो लगा लेता है, चाहे वो सर्विस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट की भी सोच रखी उन्होंने, जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, 2012 की वो पॉलिसी है। तो वो पॉलिसी में ये देखा गया कि आप गवर्नमेंट में, इवन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आप अपना माल बेच सकते हैं। और खासकर जो लोअर तबका है, जो हमारा गरीब लोग है, गरीब इंडस्ट्रीज है, ऐसा बोल दीजिए गरीब इंडस्ट्रीज, लेकिन जो वंचित तबका था जिन्होंने ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री शुरू कर दी, उन लोगों को अराउंड 4% रिजर्वेशन दिया है उन्होंने। अच्छा। और साथ साथ ये भी देखा गया है कि 4% तो उनको है और 3% उन्होंने वुमन को दिया, और जो टोटल परचेस करते हैं पूरे साल भर में उसका 25% उन्होंने रिजर्व कर दिया MSE के लिए, जिसको कहते हैं हम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें से मीडियम निकाल दिया, जो बड़े इंडस्ट्रीज है, अब बड़े ही बोलेंगे आप इसको, हाँ मीडियम बोलेंगे हाँ तो इनको उसमें से हटा दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि आप जो बात कर रहे हैं कि माल ये वो, देखिए हम ग्रोथ को तो नहीं ये कर सकते, रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो ये जो बेनिफिट है कि आप अगर अपनी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को देते हैं तो आपको हर तरीके से कोई दिक्कतें नहीं आती है। और जो दिक्कतें आती है, कभी कभी ये भी देखा गया है कि भाई लोग जो इंडस्ट्रीज है पैसे देते नहीं है इन लोगों को, यानी अगर आपने माल डिलीवर कर दिया मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, आपका पैसा रोक के रख देता हूँ और देने की कोशिश नहीं करता। उसके लिए उन्होंने डिलेड पेमेंट का भी एक जिक्र कर दिया कि भाई अगर डिले करोगे तो तुम्हारे से हम विद इंटरेस्ट वसूल करेंगे। ओके। और ये इसकी एक स्कीम है, उसके बारे में हम इसको थोड़ा सरलता से हम समझे चक्रधर सर कि क्या एलिजिबिलिटी है एज की, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, जो स्कीम्स है, जो लोन्स की स्कीम्स है, उसको डिसबर्समेंट का क्या यानी क्राइटेरिया है? अगर से थोड़ा सरलता से जो व्यापारी आपको सुन रहे हैं, जो बिगनर्स आपको सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिले तो क्या बोलेंगे उनको आप? मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी का अपना एक उद्देश्य ध्येय होता है। हर आदमी कोई 10 लाख 15 लाख 25 लाख 10 करोड़ की बात तो करेगा नहीं। जो करेगा, अगर 10 करोड़ की कोई बात करता है, 5 करोड़ की करता है, करोड़ों में बात करता है, तो नेचुरल है वह कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश्ड है।
कहीं ना कहीं उसकी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो आगे आता है। और ऐसे लोगों के लिए 10 करोड़ तक बिल्कुल विदाउट गारंटर स्कीम है। अच्छा। लेकिन जो गरीब तबका है, जो अभी आना चाहता है इंडस्ट्री के लिए, जो नया है, तो उन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करके एक स्कीम है, एक मुद्रा करके स्कीम है, बाद में स्टैंड अप इंडिया फॉर SC ST और वुमेन के लिए है। तो ऐसे विविध योजनाएं बना के रखी है। स्टेट गवर्नमेंट ने CMEGP करके एक स्कीम है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वो उन स्टेट गवर्नमेंट दी है। तो एक ऐसा संगम है सभी स्कीम का। कहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, कोई वेबसाइट या फिर कहाँ से अप्लाई किया जा सकता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन ये किया, क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से एजुकेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग शिक्षित हो रहे हैं, उन लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं ही जाने की, जो किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी डिपार्टमेंट में जाके किसी ऑफिसर की हाया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। कि सर मैं क्या करूँ कहने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल डिजिटली। ओके। आप सिर्फ नाम लिखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। किसी डिपार्टमेंट में आज कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर लोन लेना चाहता है तो पहले स्टडी करें, मुद्रा क्या है, PMEGP क्या है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 1 करोड़ के नीचे नीचे जो लोग लोन लेकर अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनका लोन लिए बिना काम नहीं होता है। जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग तो कभी बैंक में जाएंगे नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वही लोग बैंक में जाएगा, वही लोग इस स्कीम का फ़ायदा लेगा। और आज एजुकेशन होने की वजह से इंजीनियर्स, MBAs, ये जो लड़के हैं हमारे कम्युनिटी के या और भी दूसरे की भी कम्युनिटी के, वो सारे अभी थोड़ा सा इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। हाँ जी। और इंटरप्रेन्योरशिप का टिल्ट होने के पहले सबसे पहले हम ये उनको बताते हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई मैं ट्रेंड होकर इस पर्टिकुलर फील्ड में आऊँ, तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा। पहले तो ये पहले भी क्या, आज भी है वो फार्मूला, एक SSS करके फार्मूला था। अच्छा। जो 1970s से शुरू हुआ। स्टिमुलेट द पीपल, सपोर्ट द पीपल एंड Okay. सस्टेन द पीपल। क्या बात है। तो जो स्टिमुलेट का मतलब है तो इसका कुछ मोटिवेशन फायदा करना। हुआ लोगों को? बहुत ज्यादा, उसी का ही फायदा है, उसी से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम देखते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या देखते हैं आप, जो व्यापार है, भविष्य में व्यापार का कहाँ पर यानी लगता है आप हमारे देश में, और हमारे देश के जो नागरिक हैं, स्पेशल जो आप SC ST OBC की बात कर रहे हैं, इनके लिए क्या भविष्य देखते हैं व्यापार में आप? इसके लिए तो भविष्य बहुत ब्राइट है। अभी लोग तो आ रहे हैं, अभी हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो 20% का जो टोटल MSMEs है उसका 20% का हिस्सा हम ओन करते हैं। ओके। SC ST। हाँ जी। तो आप अंदाजा बांधिए कि कितने लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। करोड़ों लोग, जैसा मैंने कहा कि ये गरीबों को अमीर बनाने वाली बात है, करोड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया। आज हमारे देश में 6.4 करोड़ एज पर द सेंसस ऑफ 1915-16 MSMEs है। 6.4 करोड़, उसमें 13 करोड़ हमारे एम्प्लॉय है उस पर्टिकुलर 6.4 करोड़ MSMEs में। उसमें से अराउंड 20% भी अगर आप SC/ST का, तो ये हमारा ग्राफ धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते जा रहा हाँ है। जी। और बढ़ने के पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनको ये भी देखा गया है कि अगर आप लोन लेते हैं तो वो बर्डन तुम्हारे सर पर रहता है। जब बर्डन रहेगा तो आपको लगेगा मुझे लोन भी देना है और ये भी करना है, वो भी करना है। तो इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा बर्डन हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि जब वो बर्डन कम होगा तो वही पैसा वो अपने बिजनेस में लगाता है। हाँ जी। तो उसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम वाइज उन्होंने सब्सिडी भी देना शुरू कर दिया, अनुदान जिसको कहते हैं, कि वो वापस करने की जरूरत नहीं, लोन में से माइनस हो जाएगा, लेकिन वो सब्सिडी जुड़ी जाती है सिर्फ उस एंटरप्रेन्योर ने प्लांट एंड मशीनरी में जो खर्चा किया, अगर मशीन लिया, इक्विपमेंट लिया, उसके ऊपर जो खर्चा किया, वो खर्चे का कुछ भाग, यानी एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं कि स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम।
ये स्कीम के अंतर्गत, ये अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे इसके हाँ जी, ऊपर, हाँ काफ़ी जी। बड़ी स्कीम है वो, और ये तो स्पेशली हमारे SC/ST के लिए बनाई गई है। उसमें से 25% आपको सब्सिडी मिलती है। अच्छा, 25% बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। एलिजिबिलिटी क्या है सर? एलिजिबिलिटी बस आपका इंडस्ट्री चाहिए, ओके, आपने नया लोन लेना चाहिए, चाहे फिर आप स्टैंड अप इंडिया से लो तो भी उसमें इनक्लब के, चाहे वो वुमन हो चाहे फिर SC/ST हो, उसमें या भी 25% सब्सिडी है। उसी में 25% सब्सिडी है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से नए नए जो उद्योजक हैं वो अगर आते हैं और इसमें अगर देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक से बना लेते हैं, अच्छा सा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये उद्योग में चला सकता हूँ, अच्छा सी प्लानिंग करते हैं, अपने आप को समझते हैं, थोड़ी सी इंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी अपने में लाते हैं, कुछ हाँ जी। ऐसे क्वालिटीज़ होती हैं वो उसमें आनी चाहिए, उसके ऊपर अगर वो वर्क करते हैं और अपने एक थोड़ी सी एक अपना माइंडसेट तैयार कर लेते हैं और एक इच्छा व्यक्त कर लेते हैं कि मुझे तो बस इंडस्ट्री में जाना है, यानी सक्सेस फिर उनके कदम चूमेगी। नेचुरली है। तो वो जो, क्योंकि आज आफ्टर ऑल इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा तो नहीं है कि है मेरे पास 50,000 रुपया हाँ भाई जी। मैं डाल देता हाँ हूँ, जी। तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई मैंने ये जो 50,000 रुपये मैंने लगाना है ये किस में लगाना है, मेरा मशीन कितने का है, मेरा रॉ मटेरियल कितने का आएगा, मुझे वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, मैं जगह कहाँ से लूँगा, ये सारी चीज़ों का जो आरा खड़ा है उसको उसने समझना बहुत जरूरी है। यानी हर चीज का स्टडी करके सक्सेस मिलेगा। नेचुरली बिना स्टडी के कुछ नहीं बिल्कुल। होगा। इंडस्ट्री का जो भी इनपुट है, जो कारखाने का जो भी इनपुट है, इंडस्ट्री का जो भी इनपुट है, जो भी एंटरप्राइजेस का इनपुट है, उसके स्टडी बिना तो उसको लोन भी कोई नहीं देगा। हाँ जी। स्कीम है करके बैंकर्स ऐसे नहीं बोलेंगे आ गया भाई बहुत अच्छा हो गया, ले 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 कितना चाहिए बोल, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो उसको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं एक यहाँ पे सेंटेंस जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो MSME सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करके होता है, उस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर ये लोग एक आपने रोक दिया उस पर, जो मैंने कहा था कि हाँ जी। स्टिमुलेट और सपोर्ट और सस्टेन, ये जो मैंने कहा था जो आज भी फार्मूला लागू पड़ रहा है, इसके ऊपर भी ये बात कर रहा हूँ कि एक दिन के मोटिवेशनल कैंपेन होते हैं ओके। गरीब लोगों के लिए या किसी के लिए भी, सभी के लिए वो होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि आपको इजीली लोन कैसे मिलेगा, कौन सी स्कीम से, उनको अवेयर करते हैं पूरे स्ट्रक्चर के साथ। कब होता है ये ट्रेनिंग? ये साल भर चलते रहता है, एक इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन करके कहते हैं, ये साल भर चलते रहते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ होता है कुछ? उसका रजिस्ट्रेशन आप MSME के डिपार्टमेंट में अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे भी होता है, अगर न्यूज़पेपर में भी आते हैं, अगर वेबसाइट पे चले जाते हैं। आपको सिर्फ अवेयर रहना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। बिल्कुल अवेयर रहना है। दूसरा जो सस्टेन, जो मैंने कहा ना मोटिवेशन होता हाँ है, मोटिवेशन के बाद ऐसा ही नहीं है कि इसको मोटिवेट कर दिए छोड़ दिए, उसको सपोर्ट देते हैं। उस सपोर्ट में कम से कम 1 महीने का, 2 महीने का प्रोग्राम, 6 महीने तक के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसा करोगे, आप अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनाओगे, आपके पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उस उद्योग को लगाने के लिए, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करोगे, कैसे आप इसको एनालाइज करोगे, अपना कैलकुलेटिव रिस्क जो कैसे लोगे, बारीकी से समझाई जाती है। और एक बार वो सपोर्ट सिस्टम उसके साथ जुड़ गई, ये जो मैंने आपको कहा, ये सब्सिडी, ये भी एक सपोर्ट सिस्टम का भाग है। ये जो मैंने स्कीम बताई आपको, PMEGP, मुद्रा, ये जो है ये एक सपोर्ट सिस्टम का भाग है। अच्छा। जो आपको मैंने बताया कि भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं 1-1 महीने के, 2-2 महीने के, ये भी एक सपोर्ट सिस्टम का भाग है। एक बार वो थोड़ा सा माइंड सेट कर लेता है और सपोर्ट सिस्टम के साथ खेलने लग जाता है तो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और एक बार वो तैयार हो गया कि बैंक में अपना प्रपोजल डालता है, जैसे प्रपोजल जाता है तो बैंकर्स को फेस करता है, बैंकर्स जो भी क्वेरी करता है वो बैंकर्स को क्या आंसर देता है उसके जो भी क्वेरीज है, और तब बैंकर्स को लगता है कि यस इस बंदे में कुछ दम है, और उस बेस पर उसको कर्जा मिल जाता है। जैसे ही वो कर्जा मिल जाता है अपनी इंडस्ट्री शुरू कर देता है। अब जहाँ इंडस्ट्री शुरू हो जाती है, आज के कॉम्पिटिटिव फील्ड में जो कंपटीशन है, आपस में जो कंपटीशन हो रही है, इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में वो सस्टेन कैसे करेगा, वो तो नया है, उसको सस्टेन होने के लिए वक्त लगेगा। क्या उसके लिए भी बैकअप होता है? बिल्कुल, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए भी बैकअप है, उसके लिए वो
जैसे अपन कहेंगे एक एस्टैब्लिश यूनिट है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा प्रोग्रेसिव है, तो उसको ISO 9000 के लिए हम उसको प्रोपोगेट करेंगे कि भाई ISO 1000 ले लो, जो भी खर्चा आएगा हम रियम्बर्स करेंगे। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है। आप झेड़ लो, झेड़ का मतलब है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, यानी आपका जो प्रोडक्ट है ये जीरो इफेक्ट का होना चाहिए, जीरो डिफेक्ट का होना चाहिए, यानी एकदम क्वालिटी में परफेक्ट चाहिए। अगर वो लेते हो और आप करते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन ले लो। अगर आप करते हो, आपको मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है और मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ, तो आप वो जेड सर्टिफिकेशन मिलता है। उसके लिए आपको जो भी पैसा खर्चा होता है उसका 80% 75 जो भी होगा 80% तक उसको वापस मिल जाता है रिम्बर्समेंट में। उसके बाद अब इन लोगों को, जो अभी कोई रेडीमेड गारमेंट के सपोज 50 लोग हैं और वो 50 लोग गढ़चिरौली में हैं या 50 लोग वो चंद्रपुर में, नागपुर में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उन लोगों को बताया जाता है अरे आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। क्लस्टर टाइप का एक माहौल बन गया है अभी, तो ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और छोटे छोटे व्यापारी इकट्ठा होकर बड़ी ताकत बनते हैं। इसको कहते हैं सस्टेनिंग। क्या अपील करेंगे जो आपको छोटे गांवों से सुन रहे हैं, शहरों से सुन रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे अंत में कम शब्दों में? मैं यही कहूँगा कि जैसा मैंने पहला स्टेटमेंट कहा था कि ये MSME सेक्टर ये गरीबों को अमीर करने वाला सेक्टर है। आप इस एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक उसका बहुत बड़ा फाउंडेशन है आपको एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आप उसको पढ़िए, देखिए, उसको डाइजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ये इट्स अ ह्यूमन क्रिएटिव एक्ट, इट्स नॉट ए गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट थोड़ा सा उनके लिए होंगे जिनके घर में ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप होगी, लेकिन हम लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्ट। ये एंटरप्रेन्योरशिप लर्न अगर आप करते हो, पढ़ते हो, तो आप इसमें सफलता पा सकते हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप किसी का ये नहीं है कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बेचा जाता है कि ये भाई देखो भाई ये शेड्यूल कास्ट ने बनाया है, जरा देखिए इसका इस्तेमाल करो। ये जेंडर नहीं देखता है, साथ साथ ये भी नहीं देखता है कि आप किस कास्ट के हो। तो सबके लिए एक समान क्वालिटी दिखता है नेचुरली। तो सभी लोग अगर इसमें आ जाते हैं तो जो हिस्सा आपका होगा वो हिस्सा आपको मिलेगा। हाँ जी। क्योंकि ये फील्ड, ये बिजनेस ये नहीं देखती कि कौन सा आदमी ने कौन से ये प्रोडक्ट खरीदी किया हुआ है। और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी फील्ड है क्रिएटिव एक्ट होने की वजह से जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान की नीयत देखी जाती है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। अगर आपके पास बिजनेस एथिक्स है, ऑनेस्टी टू वर्क है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं किसी को वर्ड देता हूँ, शब्द देता हूँ, उसको मैं पूरा करता हूँ, तो ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये क्वालिटीज़ हम थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में जब हम आपके साथ बात करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आज के इसमें कि दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का साथ लीजिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आइएगा। एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड ये सभी के लिए लागू है, इसको कोई अमीर से कोई ये नहीं है और गरीब से कुछ नहीं। गरीब अमीर बन जाता है, अमीर और अमीर बन जाता है। इसलिए बहुत से ऐसे तुमको एंटरप्रेन्योर दिखेंगे कि जो गरीब थे, हार्डली 25,000 से शुरू किया हुआ आदमी आज करोड़ों में खेलता है। लेकिन अगर आप जो बिजनेस एथिक्स अगर नहीं पालोगे तो जिस आदमी ने 1 करोड़ का भी बिजनेस लगाया होगा ना, तो उसको बर्बाद होने के लिए वक्त नहीं लगेगा। तो इसलिए ये जो एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड है ये आपकी फील्ड, आज सारा वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बड़े एग्रेसिव मोड से देख रहा है। सर युवक अपने बहुत ही एग्रेसिव मोड्स के देख रहे हैं इस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी फील्ड है जो देश की इकोनॉमी बढ़ाती है। ये एक ऐसी फील्ड है जो तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी क्या है, तुम्हारा अपना थिंक प्रोसेस का है, तुम्हारी अपनी थॉट प्रोसेस का है, तुम किस लेवल तक सोच सकते हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो, तो गवर्नमेंट भी आपको कहती है कि आ मेरे पास, और एक टीम उसके लिए काम करती है। इसलिए वो इंक्यूबेटर सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। उस इंक्यूबेटर सेंटर्स में इस बंदे को कोई पैसा खर्चा होता ही नहीं है इसका, वो सिर्फ अपनी आइडिया बताता है और जो इंक्यूबेटर सेंटर है वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है। वो आइडिया को, ये आइडिया और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होगी इसके बारे में आपको बताता है। तो इस वजह से मैं यही अपील करूंगा जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, MBAs है, जो
नौकरी अगर कर रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा छोड़ छाड़ के आ जाओ। नौकरी करने के बाद अगर कोई दिक्कतें आती है, नौकरी में भी अगर कोई दिक्कतें आती है, जो जिनको अभी रोजगार नहीं मिला, इधर उधर भटकने के बजाय जस्ट अपना उद्योग, छोटा सा उद्योग शुरू करो, उसमें अपना तन मन धन सब लगा दो, अपना अपना धीरज रखो, धैर्य से काम लो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखो, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंटरप्रेन्योरशिप में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये जो 3 शब्द है, इसी के ऊपर व्यापार की बुनियाद टिकी है। अगर से आप कोशिश करते हैं तो आपकी कभी हार नहीं होती। इतिहास के हर पन्ने उसके सबूत और उसके एविडेंस के साथ इन सब चीज़ों से भरे हुए हैं भारत के इतिहास में। भारत का इतिहास जब हम देखते हैं तो व्यापार भारत से मिस्र तक और मिस्र से लेके थे यूनान तक, भारत से ही व्यापार होता था और भारत से ही तिजारत होती थी। इसी कड़ी में, इसी इतिहास की कड़ी में और इसी व्यापारीकरण और इसी उद्योग की कड़ी में चक्रधर सर से हम निरंतर संवाद करते रहेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, आपके जो भी रिमार्क्स हो, आपके जो भी कमेंट्स हो, आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर डालें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आप आवाज़ पे आए। दर्शकों आप जारी रहिए आवाज़ के साथ, प्रोग्राम और जारी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।